Hello everyone, today we are going to discuss a new topic, Biot-Savart law. And last time we have discussed about a force on a moving charge which is placed in uniform magnetic field. And one more important thing about today's topic is, in this topic we will study about how to find out magnetic field at a particular point due to a current carrying कंडक्टर। बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम क्या सीखेंगे, अगर हमारे पास ये वायर है, सपोज आपको दिख रहा है वायर है, सपोज इट टू बी वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको पता वायर ऑलवेज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की क्रिएट कर लेता है। तो अगर मान लो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मान लो यहाँ पे, ठीक है, हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज का टॉपिक हमें इसके बारे में बताएगा। इस टॉपिक का क्या नाम है, बायोट-सैवरट लॉ। साथ ही इसके जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर करेंगे, तो प्लीज वॉच टिल द एंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है वो बायोट-सैवरट लॉ। बायोट-सैवरट लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। पहली बात तो ये है, ये टोटली क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है। और ये किसके बारे में बताएगा, अब मैं इसके पॉइंट लिखता जा रहा हूं। इट डील्स विद मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ a wire. It deals with the magnetic field induction at a particular point due to small current element. आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से पता लग गया होगा कि ये हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, लेकिन एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण, कंप्लीट वायर के कारण नहीं, स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण। कंप्लीट वायर के कारण हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे बाद में, वो बाद की बात है, लेकिन इसने जो बताया था, इसने बताया था स्मॉल करंट एलिमेंट्स के कारण, ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट होगी, इट डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज लैपलेस लॉ। इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से देखते हैं। सपोज करो अपने पास एक वायर है, ये वायर मतलब कि XY वायर है, ठीक है। इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है बच्चों, आई करंट फ्लो हो रहा है। वायर के शेप हम है ना कैसे भी ले सकते हैं। ये XY वायर, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। अब इसकी लेंथ है, पर्टिकुलर लेंथ है, लेकिन ये लो तो हमें बताता है स्मॉल लेंथ के कारण। तो यहां पे देखो मैंने इतना पोर्शन इसका कंसीडर कर लिया, ये पोर्शन, ये AB, इसका वायर का छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया, देखो। और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, इस पोर्शन की लेंथ है DL, क्या है, DL, ठीक है, DL इसकी लेंथ है। और इस पॉइंट पे मेरे को फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट के कारण। तो ये हम स्पेस में काम कर रहे हैं, तो फिर ये मान लो इस पॉइंट की इस करंट एलिमेंट से बच्चों जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R वेक्टर। R वेक्टर का कंसेप्ट आपको पता है, पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट P का, ठीक है। और ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, सपोज करो थीटा। ये करंट एलिमेंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब आपको पता है करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर। देखो DL है, IDL, ये हमारा हो गया करंट एलिमेंट, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट।
ये हमारा करंट हो गया और ये बच्चों क्या हो गया, लेंथ एलिमेंट। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा करंट एलिमेंट। इसके कारण हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट पी पे, और इस करंट एलिमेंट की इस पॉइंट पी से दूरी कितनी है, आर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया ना। ये करंट एलिमेंट है आई डी एल वैक्टर, और करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर। ठीक है, आपको पता है लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, तो ऐसा देखा गया, इट इज फाउंड दैट अब हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण। तो और कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉइंट पी पे। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड भी हमें क्या मिलेगा, स्मॉल ही मिलेगा कंप्लीट के कारण। तो स्मॉल को हम कैसे लिखते हैं, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी है, तो आगे क्या यूज कर लेंगे, डी। तो ये हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। इट इज फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB डिपेंड्स ये ड्यू टू करंट एलिमेंट ए बी बोल दो, चाहे उसको ए बी वैक्टर आई डी एल ऐसे लिख लो या आई डी एल लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको नाम दिया हमने पर्टिकुलर करंट एलिमेंट आई डी एल एट पॉइंट पी इज डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, फॉलोइंग क्वांटिटी या फैक्टर। यही आप ये लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग, फैक्टर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इन पे डिपेंड करेगा, इसके कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पॉइंट पी पे। ऐसा देखा गया, वो किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट केस के अंदर तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा वायर में उतना पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। अब ये बात तो ओबियस बात है, आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी, अगर जितना ज़्यादा वायर के अंदर करंट फल हुआ था तो जो हमारी कंपास निडल थी उसके अंदर उतनी ज़्यादा क्या आई थी, डिफ्लेक्शन आई थी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड डीएल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो जितना ज़्यादा लेंथ एलिमेंट लेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और वैसे ये क्या है, इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये आपको ध्यान भी रखना है, ये समझ लो। तीसरा, साइन थीटा, इन दोनों के बीच करंट आर वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच एंगल है थीटा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो डिपेंड करेगा साइन थीटा एंगल पे डिपेंड करेगा। और फोर्थ वन इज, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आर स्क्वायर पे। आपने जैसे कि फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, तो फोर्स क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो ऐसे ही लाइक कूलॉम लॉ ही है ये। तो जितनी ज़्यादा दूरी पे, जैसे ये पॉइंट यहाँ मान लिया तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा, यहाँ मानना तो थोड़ा कम मिलेगा, और वहाँ मानना तो यहाँ मानना तो और कम मिलेगा। तो आपको पता है डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। ये वायर है, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे कम होता जाएगा डिस्टेंस के साथ, तो वेरिएशन। तो इन फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी को बच्चों अगर मैं कंबाइन करता हूं तो बच्चों क्या आएगा, देखो ये आएगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो यूनिट सेकंड के और 10th लेवल की फिजिक्स
और +1 की जो फिजिक्स के लेक्चर आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, अगर आपको वहाँ से देखने हैं तो। और अभी तक चैनल जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ से कितना आ गया, DB = IDL sin थीटा r²। इन सभी को कंबाइन करेंगे तो ये आ गया। अब आपको पता है इस साइन को हटाएंगे तो क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, ये तो पता है, ऑब्वियस सी बात है ये तो यहाँ से सपोज कर लो k कांस्टेंट आ गया, IDL sin थीटा r²। ये हमारा आ गया बायोट-सैवरेट लॉ। अगर बात करते हैं इन SI सिस्टम की बात करते हैं तो k की वैल्यू ली जाती है μ0/4π। k की वैल्यू कितनी होगी, μ0/4π। तो ये क्या बन जाएगा, DB = μ0/4π IDL sin थीटा r²। तो ध्यान रखना आपको, SI सिस्टम के अंदर जो बायोट-सैवरेट लॉ वो क्या बन जाएगा, DB = μ0/4π IDL sin थीटा r²। अगर मैं बात करता हूँ इन CJ सिस्टम की बात करता हूँ बच्चों, तो CJ सिस्टम के अंदर k की वैल्यू ली जाती है 1, तो क्या हो जाएगा ये IDL sin थीटा r²। ये हमारा हो गया कौन सिस्टम के अंदर बच्चों, CJ सिस्टम के अंदर। अब ये क्या है, μ0 क्या है बच्चों, μ0 है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, μ0 इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका कंसेप्ट यूनिट नंबर 4 के अंदर आएगा, फिलहाल आप ये ध्यान रखो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कोई स्पेस फ्री स्पेस से वहाँ से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसके स्पेस से। तो अब देखो ये इसकी वैल्यू जो बच्चों होती है वो होती है 4π × 10⁻⁻⁷, 4π × 10⁻⁻⁷। बच्चों यूनिट क्या आएगी यहाँ से, अब देखो यूनिट क्या आएगी, अब यहाँ से इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। हमें तो इसकी यूनिट चाहिए ना, तो इस पोर्शन को ले जाओ इस साइड, तो यहाँ बच जाएगा। चलो मैं एक बार आपको अरेंज करके दिखा देता हूँ, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, μ0 DB 4π IDL sin थीटा, ये आ गया। μ0 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, DB 4π r², ठीक है, IDL sin थीटा, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अब आपको पता है इसकी यूनिट पता है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, इसकी क्या होती है टेस्ला। 4π की कोई यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की मीटर², और I की एम्पियर, DL की मीटर, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं है, तो क्या आ गया, मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, कितना आ गया, टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। तो ये यूनिट आ गई बच्चों, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर, ठीक है, टेस्ला एम्पियर इनवर्स पर मीटर। इसको वेबर में भी चेंज कर सकते हो आप, ये हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे कि 1 टेस्ला जो होता है वो बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चेंज करने आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। तो ये बिल्कुल अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो किसी तरह है, कूलॉम्स लॉ की तरह ही है लगभग थोड़ा सा। तो ये तो हमने लिखा है इसको मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो आपको मैग्नीट्यूड के अंदर क्या ध्यान रखना है बच्चों, DB = μ0/4π IDL sin θ/r², ओके। अब देखो अगर मैं बात करता हूं, कहां पर गया मार्कर, ये था
फॉर्मूला ये था ना, डी बी इजकल टू म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था, ये मैग्नीट्यूड के अंदर था। अब मैं लिख रहा हूँ वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो देखो वेक्टर फॉर्म के अंदर आपको जैसा कि पता है, वेक्टर फॉर्म के अंदर इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई डी एल क्रॉस आर और नीचे आर क्यूब, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने इसको कैसे लिखा है, आपको ये चीज तो आई थिंक पता है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा बच्चों, तो मेरे को यूनिट वेक्टर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो एक बार आपको अच्छे से ही मैं बता देता हूँ, थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। डी बी वेक्टर फॉर्म में लिखना है म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हमें उसकी डायरेक्शन भी सोल्व करनी है, और डायरेक्शन को कैसे सोल्व करते हैं? बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर। किसका यूज करके? यूनिट वेक्टर। सपोज करो ये मैंने लगा दिया यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन के लिए लगा है बच्चों, ठीक है। आपको पता ही है डायरेक्शन के लिए मैंने यूज किया है यूनिट वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? वैसे 1 होती है। अब आपने +1 के अंदर ये सभी ने पढ़ा हुआ, ए कैप इजकल टू ए वेक्टर अपॉन में ए का मॉडुलस, ये यूनिट वेक्टर की स्टेटमेंट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। अगर इसको मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा तो आर कैप क्या हो जाएगा? आर वेक्टर अपॉन में आर का मॉडुलस, यानी आर वेक्टर ही, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया? आर वेक्टर आर स्क्वायर और आर, तो ये कितना हो गया? आर क्यूब हो गया नीचे। तो आर वेक्टर की आर कैप की जगह मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है। तो ये नीचे क्या हो गया? आर क्यूब हो गया, ये बन गया आर क्यूब, ठीक है। ये आर क्यूब हो गया। अब आपको पता है ये है ना, ये करंट एलिमेंट इज वेक्टर, ये भी वेक्टर और साइन थीटा है। तो यहाँ पे ये रूल भी यूज कर सकते हैं ना, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ये यूज कर सकते हैं। ए क्रॉस बी क्या? ए बी साइन थीटा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा तो इसको क्या हो जाएगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब साइन थीटा, इसमें कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, इसकी बायोट-सैवरेट लॉ की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेंथ वेक्टर या करंट एलिमेंट वेक्टर फॉर्म के अंदर गिवन है, तो आपको ये रूल यूज करना पड़ेगा, और ये पोजीशन वेक्टर है, आर क्यूब आएगा। यहाँ पे आर लेते तो नीचे क्या आएगा? आर क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये इसके बारे में था, बायोट-सैवरेट लॉ के बारे में। अब इसको और भी हम थोड़ा इसको और मॉडिफाइड कर सकते हैं। इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी भी हम इसको लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? ये कुछ एक्स्ट्रा है, बायोट-सैवरेट्स लॉ इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। अगर आपको करंट एलिमेंट गिवन है, करंट एलिमेंट गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, तब तो ओके है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -7, और आई की वैल्यू गिवन होगी आपको, आप इजीली सोल्व कर लोगे। अगर आपको करंट डेंसिटी गिवन है तो ये देखो फॉर्मूला क्या है? म्यू नोट 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर आर क्यूब, ठीक है। जैसा कि आपको पता है करंट डेंसिटी क्या होती है? आई बाई ए, ये हमने पढ़ रखा है यूनिट नंबर सेकंड से। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाई ए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ डी एल से, इसको भी डी एल से। अब ये क्या हो गया?
एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम आई डी एल, और ये हो गया डी वी, स्मॉल वॉल्यूम। तो यानी यहाँ से अगर हम देखें तो J इजकल टू कितना आ गया, आई डी एल डी वी, और आई डी एल कितना आ गया बच्चों, आई डी एल वैक्टर इजकल टू जे डी वी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आई डी एल की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, जे डी वी, वॉल्यूम वेक्टर एलिमेंट। डी वी क्या है, वॉल्यूम वेक्टर एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू मैं प्लेस करूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, डी बी इजकल टू म्यू नोट 4 पाई आई डी एल की जगह मैं क्या लिखूंगा, जे डी वी। तो जे वेक्टर आर वेक्टर और डी वी, ठीक है, और आर क्यूब। तो ये हो गया आई डी एल की जगह बच्चों मैंने क्या लिख दिया, जस्ट जे डी वी, आर तो था ही, आर क्यूब भी था। तो ये हो जाएगा इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी टर्म में बायोट-सैवर्ट लॉ बिकम दिस, इसको मॉडिफाइड कर दिया। अब हम इसको वेलोसिटी टर्म में और मॉडिफाई कर सकते हैं, वेलोसिटी टर्म में। और बायोट-सैवर्ट्स, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं पता है आपको, हम इसलिए कर रहे हैं, अगर आपको करंट डेंसिटी की वैल्यू गिवन है तो ये यूज कर लेना, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है तो ये अब जो मैं करवाऊंगा ये यूज कर लेना। सिंपल करंट एलिमेंट है तो वो सिंपल वाला फॉर्मूला, बायोट-सैवर्ट लॉ इन टर्म ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है बायोट-सैवर्ट लॉ म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, अपॉन में आर की क्यूब। आई डी एल है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, आई डी एल है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्यू अपॉन डी टी डी एल। अरे आपको पता है करंट तो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, तो चार्ज अपॉन टाइम स्मॉल और डी एल। अब डी एल वैक्टर अपॉन में डी टी, ये वेलोसिटी नहीं बन गया, बोलो वेलोसिटी बना कि नहीं। अरे क्या होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ये बन गया क्यू वी। तो यानी आई डी एल की जगह बच्चों में क्या रिप्लेस कर सकता हूं, क्यू वी। तो यहां से क्या बन गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर। तो ये बन गया हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ इन टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर और चार्ज की टर्म में, ठीक है। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें। लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज determined by right hand rule और right hand screw rule। राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। आपको जैसा कि मैंने बताया राइट हैंड रूल क्या है, अगर वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो थंब आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है, और ये जो फिंगर हमारी कर्व्ड फिंगर है किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल अभी मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। अभी आज हमने जो अभी डायग्राम ये बनाया था, एक्स वाई, ये हमने एलिमेंट माना था, आई डी एल ये करंट एलिमेंट था, यहाँ पॉइंट पी था, ये एंगल कितना था, थीटा था, सपोज कर लो, ठीक है, थीटा था। तो अब बताओ इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अगर आपसे कोई पूछे तो देखो अब
इस करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन जो लाई करती है, ठीक है, इसके टेंजेंशियली लाई करती है और एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन है उसके अलोंग ही एक्ट कर रहा है। तो आपके सामने अभी मैंने ये बताया था, लो तो देखो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, आपको सही नहीं दिख रहा क्या ये थीटा है मान लो, और ये आइडियल करंट एलिमेंट है ए बी, ठीक है, ये मैंने बना दिया थीटा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिया, क्या आया था फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर का क्यूब, ये आया था। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जैसे कि अब देखो यहां भी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, यहां भी क्या है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको अच्छे से पता है। अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी थंब के अलोंग होगी, ठीक है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। जैसे कि आपको क्या करना है, ये क्या है डीएल और आर, आप फिंगर को ऐसे करो, डीएल के अक्रॉस करो, डीएल से आपको जाना आर की तरफ, डीएल से आर की तरफ, ये है आर, डीएल, ये डीएल के अलोंग कर लिया हमने, आईडीएल के अलोंग कर लिया, आर की तरफ जाएंगे तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों किधर है, इनवर्ड, अंदर की तरफ है। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑन बायोट-सैवरेट लॉ। अभी बच्चों इस पे तो इतने ही न्यूमेरिकल, आगे अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवरेट लॉ, तो उस पे काफी न्यूमेरिकल है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन थिन कंडक्टर इटसेल्फ ड्यू टू करंट कैरिड बाय इट। यानी एक कंडक्टर है, एक वायर है जो करंट को कैरी कर रहा है, सपोज करो ये मेरे हाथ में वायर है, करंट को कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे इस पे खुद पे कितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे। अभी तक जो हमने कैलकुलेट किए बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेट किए, यहाँ कैलकुलेट किए, यानी इस वायर के ऊपर कैलकुलेट नहीं की, लेकिन इसने पूछा है वायर के ऊपर कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो जरा सोचना कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वायर के ऊपर, इट विल बी 0। क्या होगी बच्चों, 0 होगी। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। एज आपको पता है डीबी होता है म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब थीटा एंगल किसके बीच था, जरा ध्यान करो, एक्स वाई, ये हमने करंट एलिमेंट माना था आई डी एल, और ये पॉइंट पी था, ये आर था, और ये थीटा, तो ये एंगल था थीटा। अब ये पॉइंट पी बच्चों वायर के ऊपर ही आ गया खुद उठ के, यानी पॉइंट पी है ना यहीं पे आ गया, तो अगर पॉइंट पी यहाँ पे आ गया तो ये है ना एंगल ही खत्म हो गया, आई डी एल और आर के बीच का एंगल ही खत्म हो गया। ये पॉइंट पी अगर यहाँ पे आ गया तो एंगल ही खत्म हो गया, यानी थीटा कितना 0, और थीटा 0 तो डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0। आपको पता है साइन 0 इज 0, तो आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ से एक बात आपको पता लग रही है कि कंडक्टर के खुद के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, उसके चारों तरफ होता है, उसके ऊपर नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आपको थीटा अगर कितना मिलता है 0 या 180 मिलता है, तो आंसर कितना है मैग्नेटिक फील्ड का 0। तो ये हमने सोल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो यहां से एक बात आपको यहां से पता लगेगी, कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, उसके चारों तरफ होता है, उसके सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, जरा पढ़ना क्वेश्चन नंबर 2। ए करंट एलिमेंट 5dl, ए करंट एलिमेंट 5dl इज एट 0 0 0 अलोंग एक्स एक्सिस। ये उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसकी पोजीशन गिवन है करंट एलिमेंट की। इफ dl इज 10 × 2 मीटर
फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर ऑन वाई एक्सिस, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, यानी हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, तो पहले एक बार इसको हम जो ये गिवन सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसको समझेंगे तो जैसा कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस इस साइड भी एक्सटेंडेड होगा, ठीक है। तो ये क्या गिवन है, एक करंट एलिमेंट 5dl इज एट 0 0 0 पोजिशन, तो 0 0 पोजिशन तो ये है, ओरिजिन तो ये है, तो यहाँ पे है ये करंट एलिमेंट, मैंने मान लिया 5dl यहाँ पे है, ओके। 5dl की ये गिवन है करंट एलिमेंट, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस, यानी करंट हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। इफ dl इज 10 टू पावर, अब आपको क्या क्या गिवन है, dl गिवन है कितना, 10 टू पावर -2 मीटर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना 0.25 मीटर ऑन वाई एक्सिस, यानी r की वैल्यू गिवन है कितनी है 0.25, यानी वाई एक्सिस के अलोंग यहां से आपको ये डिस्टेंस कितना गिवन है 0.25। यहां पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की। अब आपको पता है कि अब हम यहाँ पे यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म का, ठीक है। किसका यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म का। तो एज आपको पता है dB होता है म्यू नोट 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, अपॉन r क्यूब, ठीक है, ये होता है। तो dB, अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है 10 की पावर -7 मैंने बताया था। I गिवन है, I गिवन है 5 और dl कितना है, dl है 10 टू पावर -5, यानी कंप्लीट ये गिवन है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आइडियल जो हमें गिवन है बच्चों, आइडियल वेक्टर कितना है 5 × 10 की पावर -2 मीटर में, यहाँ ना मीटर में, और किसके अलोंग है ये, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी आई कैप। आपको पता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप और जेड एक्सिस का के कैप, ये गिवन है। और आर वेक्टर भी गिवन है बच्चों, देखो 0.25 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, यानी 0.25 जे कैप, ये गिवन है, ठीक है। बस अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 10 की पावर -7 इसकी जगह लिख दिया, आई डी एल आ गई, आई 5 dl की जगह किसके अलोंग है बच्चों, आई कैप के अलोंग, ये लिख दिया मैंने। और r कितना है, r है 0.25 जे कैप अपॉन में r की क्यूब, r कितना है 0.25 की क्यूब, ठीक है। तो यहां से आप देखो इसको सोल्व तो आप कर लोगे इजीली, 10 की पावर -7 5 10 की पावर -2, ये आ गया 0.25, ठीक है। और ये जो बच गया आई क्रॉस जे बच गया, आई क्रॉस जे, ठीक है। और इसको आप सोल्व करो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे आपने पढ़ रखा है किसके बराबर होता है, के बराबर। ये आपने +1 के अंदर पढ़ रखा है, आई क्रॉस जे, आई यूनिट वेक्टर, जे का यूनिट वेक्टर किसके बराबर, के क्रॉस के। तो यहाँ से हम इसकी जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये आप सोल्व कर लो, ये कट जाएगा और यहाँ से आंसर जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा 8.0 10 की पावर -10, ठीक है।
और ये आई क्रॉस जे मैंने बताया के, ये आ जाएगा, ठीक है। टेस्ला अलोंग के कैप, तो ये आंसर आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गई, इतना आंसर आ जाएगा 8.0 10⁻⁻10 टेस्ला के कैप के अलोंग। के कैप का अलोंग मतलब कि अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग पॉजिटिव, या फिर आप है ना ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको जो मैंने रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग, मैंने आपको ये रूल बताया था कि ये था ना आई डी एल क्रॉस आर, तो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो आपको फर्स्ट वेक्टर के अलोंग ऐसे करनी है। तो फर्स्ट वेक्टर का तो इधर है अलोंग एक्स एक्सिस, और फिर किधर जाना है, सेकंड वेक्टर इधर, सेकंड वेक्टर किधर है, ये है आर, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाओगे फिंगर को, तो थंब जिधर हमारा इंडिकेट करेगा, तो थंब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस ऐसे नहीं है बच्चों, ऐसे है, ठीक है, जेड एक्सिस लाइक दिस, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आ गई पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ऐसे सोल आउट आपको करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो, क्या क्या गिवन है इसके अंदर, ये फिगर भी गिवन है। एन एलिमेंट डेल्टा एल डेल एक्स आई इज प्लेस एट ओरिजिन एज सोन इन फिगर, ओरिजिन के अंदर प्लेस, ऊपर प्लेस है एज सोन इन फिगर, यानी इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस ही है। आप देख लो इसमें डायग्राम भी गिवन है, आई डी एल, ये डी एल डी एल बोल दो चाहे डेल्टा एल बोल दो, यहाँ डेल्टा एल गिवन है, तो इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है, आई कैप के अलोंग है। तो यहाँ पे और करंट कितना हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई इक्वल टू 2 एम्पियर। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट पी, यहाँ पे इंडिकेशन गिवन है एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ड्यू टू एलिमेंट डेल एक्स 1 सेंटीमीटर, गिव ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन भी बतानी है। तो आपको जैसा कि पता है कि डिब्बी जो होता है म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ये होता है। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, आई डी एल की चाहिए, तो आई डी एल गिवन है कि नहीं, देखो एक बार, आई कितना गिवन है 2, और डी एल कितना है, ये गिवन है, डी एल की जगह यहाँ पे डेल्टा एल है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे डेल्टा एल, यूज कर लेंगे। डेल्टा एल कितना है, डेल एक्स आई कैप, डेल एक्स आई कैप। अब आपको पता है डेल एक्स आई कैप जो बच्चों कितना है, ये गिवन है 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो बच्चों 10⁻⁻² आई कैप, 10⁻⁻²। आपको पता है 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 की जगह और डेल्टा एक्स की जगह 1 सेंटीमीटर को मैंने चेंज कर दिया मीटर के अंदर, क्योंकि मेरे को जो काम करना है आइदर वी विल वर्क इन एसआई सिस्टम और इन सीजी सिस्टम, तो यहाँ हम काम कर रहे हैं एसआई सिस्टम के अंदर, तो एम केस बोल दो चाहे एसआई बोल दो, 2 × 10⁻² आई कैप, ये तो आ गया हमारा आई डेल्टा एल, ठीक है, आई डेल्टा एल, यहाँ डेल्टा लिख रखा है, डेल्टा यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आर वेक्टर, आर वेक्टर कितना गिवन है 1 मीटर, जस्ट 1, ये बोल दो 1.0 मीटर ड्यू टू एलिमेंट पॉइंट पी, ये किसके अलोंग है, ये वेक्टर है 1.0 मीटर, ठीक है, किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो क्या लिख देंगे जे कैप। अब ये सारी वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, डी बी वैक्टर विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7, पता है ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, ये याद हो जानी चाहिए। 10⁻⁻7 आई डी एल की इसकी वैल्यू तो आ गई
2 इंटू 10 की पावर -2 आई कैप, और आर की कितनी है 1.0 जे कैप, और आर क्यूब यानी 1 का क्यूब लगा लो, 1 का क्यूब लगा लो, या ये बोल दो 1.0 क्यूब, कितना आ गया बच्चों? तो यहाँ से आ गया 2, और इन सभी पावर को अगर आप कंबाइन करोगे तो 2, ये पावर कितनी -2 -7 तो -9, और साथ में आई क्रॉस जे, ठीक है, ये आ गया। अब आपको जैसा कि पता है कि आई क्रॉस जे जो होता है के बराबर होता है यूनिट वेक्टर में, तो 2 इंटू 10 की पावर 9 के टेस्ला और डायरेक्शन के कैप, यानी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बच्चों, कितना आया आंसर? 2 10 की पावर -9 टेस्ला अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये बच्चों ध्यान रखना, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करनी है, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये हमारा फर्स्ट वेक्टर आई डेल्टा एल, इसके अलोंग ऐसे करेंगे फिंगर, फिर जाएंगे सेकंड वेक्टर की तरफ। सेकंड वेक्टर ये है आर वेक्टर, तो आई डी एल से आर की तरफ जाएंगे तो थंब किधर इंडिकेट कर रहा है? आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बच्चों यहाँ पे होगी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन ऑफ बायवर्ट-सेवरेट लॉ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।